हेलो दोस्तों, मैं राजू प्रजापत आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, हमने जो भारतीय इतिहास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गुप्त काल। हम पढ़ रहे थे, गुप्त काल हमने शुरू किया था। गुप्त काल की हमारी एक कक्षा हो चुकी थी। उसमें सबसे पहले हमने जाना था कि गुप्त काल का जो संस्थापक था उसका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में शासक बनता है घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद में जो आपके सामने गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बना या वास्तविक संस्थापक था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। उसकी हमने बात कर ली थी। और हमने साथ ही साथ ये भी जाना था कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था वो 319 ईस्वी में वो शासक बनता है। और 319 ईस्वी के बाद में शासक बनने के बाद में वह शासक कब तक रहा? 350 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम शासक रहा था और गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। उसने क्या किया? वैशाली की लक्ष्मी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ में विवाह करता है। और विवाह करने के बाद में उसने कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिनको राज दंपति प्रकार के सिक्के भी कहा गया था। अब देखो, विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उसको दहेज में, किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज में मिलता है पटना या पाटलिपुत्र दहेज में मिलता है। जब पटना या पाटलिपुत्र दहेज में मिला तो दहेज में मिलने के बाद उसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजधानी किसको बना लिया था? तो आपके सामने पाटलिपुत्र को बना लिया था। इस प्रकार से चंद्रगुप्त प्रथम से पहले जो दो शासक आए, श्रीगुप्त और घटोत्कच, इन दोनों के पास में कोई स्थायी राजधानी नहीं थी। इस कारण चंद्रगुप्त प्रथम के पास में स्थायी राजधानी हो गई। स्थायी राजधानी होते ही इसको गुप्त वंश का प्रथम क्या कहा जाने लगा था? वास्तविक संस्थापक कहा जाने लगा था। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में शासक बनता है समुद्रगुप्त। देखो, समुद्रगुप्त की हम बात करें तो जो समुद्रगुप्त शासक बना वो कब बना था? तो समुद्रगुप्त का शासनकाल आता है आपके सामने 350 ईस्वी में समुद्रगुप्त शासक बना था और 375 ईस्वी तक ये शासक रहा था। अब देखो, यदि हम बात करें कि गुप्त काल का सबसे शक्तिशाली शासनकाल किस शासक का माना जाता है, कि जिसमें गुप्त काल के साम्राज्य का विस्तार हुआ था, तो जब गुप्त काल के साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था वो किसके समय हुआ था? तो वो आपके सामने समुद्रगुप्त के समय गुप्त काल के साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके उपनामों की, कि समुद्रगुप्त को किस किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक तो ये नाम आपके, ठीक है, और एक ये नाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परम भागवत। तो बोध गया, कहां पर? बोध गया ताम्रपत्र में। बोध गया ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को आपके सामने परम भागवत कहा गया है। क्या कहा गया है? तो परम भागवत। समुद्रगुप्त को परम भागवत आपके सामने बोध गया ताम्रपत्र में कहा गया। इसके बाद में यदि हम बात करें कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो विंसेंट स्मिथ ने। किसने कहा था ये? विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसको कहा है? तो भारत का नेपोलियन आपके सामने समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने कहा था। साथ ही साथ हम बात करें 100 युद्धों का विजेता। 100 युद्धों का विजेता किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, क्योंकि इनके शरीर पर 100 घाव हो गए थे। इस कारण इनको 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। साथ ही साथ मैं बात करूं कि इन्होंने एक दांडी प्रकार का सिक्का चलाया था, ठीक है, गरुड़ प्रकार का सिक्का चलाया था, जिसका दूसरा नाम था। तो गरुड़ प्रकार के सिक्के में इनका एक उपनाम मिलता है। इनको कहा गया है वहां पर 100 युद्धों का विजेता। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं बात करूं कवि राजा की, तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? कवि राजा कहा गया है। कहां पर कहा गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कवि राजा कहा गया है। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो समुद्रगुप्त के समय प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। अभी हम उसकी बात करने वाले हैं। देखो, आगे हम बात करें कि जो समुद्रगुप्त था वो बड़ा शक्तिशाली शासक था। गुप्त वंश का जो साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ गुप्त वंश में, वो किसके समय हुआ? समुद्रगुप्त के समय हुआ। जब सर्वाधिक विस्तार हुआ तो हमारे को इसकी जानकारी का स्रोत कहां से मिलता है? तो समुद्रगुप्त की जो जानकारी का स्रोत मिलता है वो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत मिला है, ये सबसे बड़ा जो स्रोत मिलता है वो है आपके सामने प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ प्रयाग प्रशस्ति में ये बात लिखी हुई है कि इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा के अंदर समुद्रगुप्त को क्या बना दिया था? राजा बना दिया था।
तो भरी सभा के अंदर ये बात मिलती है प्रयाग प्रशस्ति, ये जानकारी मिल रही है प्रयाग प्रशस्ति से कि भरी सभा के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को क्या बना दिया था, राजा बना दिया था। उसके बाद में प्रयाग प्रशस्ति से एक जानकारी और मिलती है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले कुबेर के समान किसको बताया गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाले कुबेर के समान बताया गया है। साथ में वीर इंद्र कहा गया है, साथ में दंड देने वाला दंडकर्ता यमराज के समान बताया गया है। साथ ही साथ प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लाखों गायों का दानी कहा गया है। तो ध्यान से सुनना कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, 100 युद्धों का विजेता आपके सामने समुद्रगुप्त है, लाखों गायों का दानी समुद्रगुप्त है, साथ में कवि राजा समुद्रगुप्त है और एक उपाधि है इनकी परम भागवत। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो आगे हम चले, आगे हम बात करते हैं, देखो आगे हम इनकी नीति की बात करते हैं कि समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई थी। 2 नीतियां अपनाई थी। तो आर्यव्रत, एक तो उत्तर भारत की बात करें तो आर्यव्रत या बोल सकते हो आप उत्तर भारत के लिए उसने जो नीति अपनाई थी उसका नाम था प्रसभोद्रण की नीति अपनाई थी उसने। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में प्रसभोद्रण की नीति अपनाई थी, जबकि दक्षिणी भारत में, कहां पर, दक्षिणी भारत में उसने क्या किया, जीता किसी भी क्षेत्र को, जीतते वहां से टैक्स वगैरह वसूल किया और उसको वापस सौंप दिया। तो इसको बोलते हैं, पहले तो उसको ग्रहण कर लिया फिर उसको वापस से दे दिया अनुग्रह करने पर, तो इसको बोला गया ग्रहण मोक्षानुग्रह। तो दक्षिणी भारत में जो समुद्रगुप्त ने नीति अपनाई थी उसका नाम था आपके सामने ग्रहण मोक्षानुग्रह। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति किसने अपनाई थी, तो आपके सामने समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। देखो आगे हम बात करें तो ये आपके सामने इनकी 2 नीतियां हो गई। नीति होने के बाद में हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के द्वारा क्या है, 6 प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। कितने, 6 प्रकार के, समुद्रगुप्त के द्वारा 6 प्रकार के सिक्के चलाए गए थे और उनमें सबसे जो प्रसिद्ध सिक्का था वो गरुड़ प्रकार का सिक्का था। यानी कि जो सर्वाधिक सिक्का चलाया गया समुद्रगुप्त के द्वारा वो इनका जो गरुड़ प्रकार का सिक्का था, गरुड़ प्रकार जिसको पताका प्रकार भी कहा गया है। क्या कहा गया है, पताका प्रकार। ध्वजधारी, उसको दूसरा नाम मिलता है ध्वजधारी, दंडधारी, तो ये सबसे ज्यादा कौन सा सिक्का चलाया था, तो समुद्रगुप्त के द्वारा सर्वाधिक यही सिक्के चलाए गए थे। और हमने अभी बात की है कि 100 युद्धों का विजेता इनको कहां पर कहा गया है, तो यहां पर इस सिक्के में कौन से, गरुड़ प्रकार का सिक्का, पताका प्रकार का सिक्का, ध्वजधारी या दंडधारी सिक्के में इनको कहा गया है 100 युद्धों का विजेता। ठीक है। इसके बाद में समुद्रगुप्त का एक और प्रसिद्ध सिक्का मिलता है जिसका नाम है वीणा वादक प्रकार का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था, तो समुद्रगुप्त वीणा वादक था। सिक्के से पता चल रहा है ना कि समुद्रगुप्त किसका क्या बजाता था, किसका प्रेमी था, तो वीणा था। तो इसको वीणा बजाते दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त को वीणा वादक प्रकार के सिक्के में क्या करते दिखाया गया है, तो वीणा बजाते दिखाया गया है। ठीक है, वीणा बजाते दिखाया गया है। इसके बाद में यदि हम तीसरे सिक्के की बात करें तो अश्वमेध प्रकार का सिक्का, अश्वमेध प्रकार का सिक्का। इसमें क्या मिलता है, जो अश्वमेध प्रकार का सिक्का है उसमें राज महिष्मती दत्त देवी, राज महिष्मती दत्त देवी का अंकन समुद्रगुप्त के किस सिक्के में किया गया है, तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के में राज महिष्मती दत्त देवी का अंकन किया गया है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो व्याघ्र निहंता कौन सा था, अश्वमेध प्रकार के सिक्के के बाद में एक सिक्का मिलता है व्याघ्र निहंता। इसके बाद में एक मिलता है धनुर्धारी,
धनुर्धारी, और एक सिक्का मिलता है इनका परशुधारी। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने 6 सिक्के चलाए थे, जिनमें सबसे पहले गरुड़ प्रकार का सिक्का, महत्वपूर्ण तो यह है, और एक आपके सामने वीणा वादक सिक्का है। तो पहला सिक्का इसने चलाया था। सर्वाधिक सिक्के समुद्रगुप्त ने किस सिक्के का प्रचलन किया था? तो गरुड़ प्रकार का, जिसको पताका सिक्का भी बोला गया है। साथ में ध्वजधारी या दंडधारी, और इसी में उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता था। अब 100 युद्धों का विजेता था, इस आधार पर ही विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, साथ में हमारे को ध्यान रखना है कि वीणा वादक प्रकार का सिक्का किसने चलाया था? तो समुद्रगुप्त ने वीणा वादक प्रकार का सिक्का चलाया था। इसमें उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। साथ ही साथ हम बात करें कि अश्वमेध प्रकार का सिक्का किसने चलाया था? तो समुद्रगुप्त ने चलाया था। इसके बाद में व्याघ्र निहंता, ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। व्याघ्र निहंता, धनुर्धारी और परशु प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था। देखो आगे हम चलते हैं। अब देखो, अब प्रॉपर हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की। छोटा सा टॉपिक है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो हमारा टॉपिक है, अब हम पढ़ते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना हुई थी वो समुद्रगुप्त के समय हुई थी। समुद्रगुप्त के, देखो ये थोड़ा सा स्पष्ट ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी वो किसके समय की गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की गई थी वो समुद्रगुप्त के समय की गई थी। और इसकी रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने इसकी रचना की थी। किसने की थी? हरिसेन ने इसकी रचना की थी, जबकि उत्कीर्ण करने का कार्य तिलभट्ट के द्वारा किया गया था। उत्कीर्ण, तिलभट्ट के द्वारा इसको उत्कीर्ण किया गया था। दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ में इसको उत्कीर्णन करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो तिलभट्ट के द्वारा किया गया था। यानी कि लिखने का कार्य किसने किया था? तिलभट्ट ने किया था। और इसकी लिपि की हम बात करें, साथ में भाषा की बात करते हैं, तो भाषा तो इसकी संस्कृत है। कौन सी है? भाषा तो इसकी संस्कृत है। जबकि इसकी लिपि की हम बात करें तो इसकी लिपि है आपके सामने ब्राह्मी लिपि में ये लिखी हुई है। अब इसकी खोज की गई, एड ट्रायर के द्वारा इसको प्रकाश में लाने का कार्य किया गया। एड ट्रायर के द्वारा कौशाम्बी में इसकी खोज की गई। इसकी खोज हो गई, तो जब इसकी खोज हो गई तो खोज होने के बाद में पता चला कि ये कितने फीट ऊंची है? तो 35 फीट ऊंची है। ये 35 फीट ऊंची है, और इसमें 35 फीट जो ऊंची है तो इसमें 33 पंक्तियां लिखी हुई है। 33 पंक्तियां लिखी है। साथ में खोज की हम बात करें कि खोज किसने की थी? तो एड ट्रायर के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और ये प्राप्त हुई थी आपके सामने कौशाम्बी से यह प्राप्त होती है। देखो सामान्य सी बात है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के समय होती है। हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की गई। साथ में उत्कीर्णन का कार्य तिलभट्ट के द्वारा किया गया। भाषा की बात करें, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। लिपि की हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। जब इसकी खोज की गई, कहाँ से? कौशाम्बी से। एड ट्रायर के द्वारा इसकी खोज की गई। क्या नाम है? एड ट्रायर के द्वारा कौशाम्बी से इसकी खोज की गई। तो खोज करने के बाद में पता चला कि ये 35 फीट लंबी है। अब 35 फीट लंबी है तो इस पर क्या लिखा हुआ है? तो तिलभट्ट के द्वारा 33 लाइनें लिखी हुई है इसमें, अलग अलग प्रकार की। कितनी? 33 लाइनें लिखी हुई है। और इसको क्या क्या कहा गया है? देखो इसका उपनाम मिलता है, इसको कहते हैं समुद्र गुप्तकालीन। देखो हम बात करते हैं इसको क्या कहा गया है? समुद्र गुप्त कालीन इतिहास का दर्पण।
समुद्रगुप्त कालीन इतिहास का दर्पण किसको कहा गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति को कहा गया है। साथ ही साथ पत्थर पर लिखी हुई या पत्थर पर उत्कीर्णन समुद्रगुप्त की आत्मकथा किसको कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति को कहा गया है। इस पर समुद्रगुप्त की आत्मकथा किस पर उत्कीर्णन है? पत्थर पर उत्कीर्णन समुद्रगुप्त की आत्मकथा किसको कहा गया है? तो आपके सामने प्रयाग प्रशस्ति को कहा गया है। साथ ही साथ मैं बात करूं प्रयाग प्रशस्ति की, अंतिम बात हम करते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जानकारी मिली है। समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि लाखों गायों का दानी कहा गया है। साथ में पृथ्वी पर निवास करने वाले कुबेर के समान समुद्रगुप्त को बताया गया है। वीर इंद्र बताया गया है। साथ में दंडकर्ता यम के समान बताया गया है। और साथ में जो इनकी जो उपाधि मिलती है कवि राजा, वो कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। साथ ही साथ प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा लिखा हुआ है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें ये बात लिखी हुई है कि समुद्रगुप्त ने 5 युद्ध किए थे, यानी कि जो समुद्रगुप्त के द्वारा युद्ध किए गए थे उनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा किए गए युद्धों को 5 भागों में बांटा गया है। इसका समर्थन कौन करता है? प्रयाग प्रशस्ति करती है, क्योंकि इसको कहा गया है किसकी आत्मकथा? समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा गया है। सबसे पहले देखो 5 भागों में इनके युद्धों को बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, आर्यावर्त का दूसरा युद्ध, दक्षिण भारत में इन्होंने विजय किया था। साथ ही साथ में उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जो सीमावर्ती क्षेत्र था उसमें इन्होंने विजय प्राप्त की थी। साथ ही साथ विदेशी जो आक्रांता आए थे भारत में, शक और मुख्य थे कुषाण, उनके साथ में इन्होंने युद्ध किया था। इस प्रकार से इनके द्वारा 5 युद्ध किए गए थे, मुख्य थे। प्रयाग प्रशस्ति में कौन कौन से 5 युद्धों का वर्णन मिलता है? देखो मैं बता दूं फिर से। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, आर्यावर्त का दूसरा युद्ध, दक्षिण भारत में इन्होंने युद्ध किया था, 3 युद्ध हो गए। साथ में सीमावर्ती क्षेत्रों में इनके द्वारा युद्ध किया गया था, जिसमें उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में इनके द्वारा जो युद्ध किया गया था वहां पर विजय प्राप्त की थी, उसका उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ विदेशी आक्रांता भारत में आए जिनमें शक और कुषाण मुख्य रूप से, ठीक है, उनके साथ में इनके द्वारा युद्ध किया गया और उसमें ये विजय रहे थे। तो 5 युद्धों की हम बात करते हैं जिनकी जानकारी हमारे को कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इनका जो पहला युद्ध की हमारे को जानकारी मिलती है वो मिलती है आर्यावर्त का, उत्तर भारत बोल सकते हो आप, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, जो आर्यावर्त का प्रथम युद्ध हुआ था, देखो उसमें आर्यावर्त उत्तर भारत के 3 राजाओं को, संयुक्त 3 राजाओं को किसने पराजित किया था? तो आर्यावर्त का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें समुद्रगुप्त ने संयुक्त 3 राजाओं को क्या किया था? पराजित किया। अब संयुक्त 3 राजाओं को पराजित किया तो इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रयाग प्रशस्ति में जो उल्लेख किया गया है वो 13वीं और 14वीं पंक्ति में किया गया है। 13वीं और 14वीं पंक्ति में आर्यावर्त के प्रथम युद्ध का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त का दूसरा युद्ध लड़ा गया और उसमें भी विजय रहता है, और आर्यावर्त के जो दूसरे युद्ध में उसने 9 राजाओं को पराजित किया था, और उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है उसकी हम बात करते हैं। तो जो आता है आर्यावर्त का दूसरा युद्ध, इसमें उन्होंने 9 राजाओं को पराजित किया था, 9 राजाओं को पराजित किया, और प्रयाग प्रशस्ति की 9वीं, आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया, और साथ में इसका जो उल्लेख मिलता है वो 21वीं पंक्ति से मिलता है। ये उल्लेख तो 13वीं और 14वीं पंक्ति से मिलता है, जबकि प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति से आर्यावर्त के दूसरे युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें विजय कौन रहा था? तो उसमें विजय रहा था आपके सामने समुद्रगुप्त। इसके बाद में देखो तीसरा युद्ध आता है दक्षिण पथ विजय, और इसका जो उल्लेख मिलता है वो 19वीं व 20वीं पंक्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं व 20वीं पंक्ति में दक्षिणी पथ विजय का उल्लेख मिलता है। और हमने अभी भी बात की थी कि इन्होंने उत्तर भारत में
प्रसाद बोधरण की नीति अपनाई थी, जबकि दक्षिणी भारत में समुद्रगुप्त के द्वारा ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई गई थी और इस युद्ध में भी ये विजय रहते हैं। और यहाँ पर कौन सी नीति अपनाई थी, तो यहाँ पर जो नीति अपनाई थी उसका नाम था ग्रहण मोक्षानुग्रह। देखो बहुत महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त की नीति, उपाधि और ये 5 युद्ध इनके, ठीक है। देखो चौथे युद्ध की हम बात करते हैं, विदेशी बात कर लो चाहे सीमावर्ती राज्यों की बात कर लो। 4 नंबर पर हम बात करते हैं विदेशी, कि विदेशी जो आक्रांता आए उनके साथ में इनके द्वारा युद्ध किया गया। और युद्ध में मुख्यतः एक तो आए थे शक और एक आए थे कुषाण। कौन आए थे? कुषाण। और कुषाणों का जो शासक था उसका नाम था उस समय केदार था। किसके सामने? समुद्रगुप्त के सामने कुषाण वंश का जो शासक था उसका नाम था केदार। केदार को पराजित किया गया, ठीक है। और उसके बाद में शकों की बात करें तो शकों में था रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय को भी इन्होंने पराजित कर दिया था। तो ये चौथी विजय हो गई। और 5वीं और अंतिम विजय सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और इसका उल्लेख मिलता है आपके सामने 22वीं पंक्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के 5 युद्धों का वर्णन किया गया है, 5 आक्रमण या 5 विजयों का उल्लेख किया गया है। पहली है आर्यवर्त का प्रथम युद्ध, जो 3 राजाओं के साथ में लड़ा गया और 3 राजाओं को पराजित किया गया। और इसका जो उल्लेख 13वीं और 14वीं पंक्ति में मिलता है। जबकि कुल पंक्तियां कितनी है प्रयाग प्रशस्ति में, तो प्रयाग प्रशस्ति में जो कुल पंक्तियां है आपके सामने 33 है, 35 फुट ऊंची है, ये लंबी है यानी कि। दूसरा युद्ध होता है आर्यवर्त का दूसरा युद्ध, जिसमें 9 राजाओं को पराजित करता है समुद्रगुप्त। इसका उल्लेख मिलता है 21वीं पंक्ति में। साथ में तीसरा युद्ध जो लड़ा गया उसका नाम था दक्षिणी पथ विजय। इसका उल्लेख 19वीं और 20वीं पंक्ति में मिलता है। और जो दक्षिणी भारत में नीति अपनाई थी वो नीति अपनाई थी ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक है। साथ में चौथा विदेशी आक्रांताओं के साथ इन्होंने युद्ध किया। शकों में रुद्र सिंह को पराजित किया और कुषाण वंश का जो शासक था केदार उसको पराजित करता है। और सीमावर्ती क्षेत्रों यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्र कौन से? उत्तर और पश्चिम और उत्तर और पूर्व। ये जो सीमावर्ती क्षेत्र थे यहाँ पर कुछ अलग से विदेशी आक्रांता थे, उनके साथ में झड़प होती है, इनकी युद्ध होता है और उसमें विजय रहता है। इसका जो उल्लेख मिलता है वो 20वीं पंक्ति से मिलता है। अब देखो थोड़ी सी यदि मैं बात करना चाहूँ समुद्रगुप्त की, आखिरी में बात करना चाहूँ तो इनके पुत्र कितने थे? तो इनके पुत्र थे 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। इनका जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था रामगुप्त और इनका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। देखो कल हम पढ़ेंगे, आज हम कक्षा को यही विराम देंगे, लेकिन कुछ बातें बता दूं मैं कि जो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे उनका बड़ा पुत्र था रामगुप्त और एक पुत्र था जिसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। समुद्रगुप्त के बाद में शासक बनता है रामगुप्त और रामगुप्त के बाद में शासक बना था चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन रामगुप्त ज्यादा समय तक शासक नहीं रहा था। क्यों नहीं रहा था? इसका स्पष्ट उल्लेख आता है कि रामगुप्त जैसे ही शासक बना उस समय विदेशी आक्रांता आ रहे थे, क्योंकि समुद्रगुप्त के समय भी तो 2 आक्रांताओं को इन्होंने पराजित किया, शकों को पराजित किया और कुषाणों को पराजित किया। लेकिन जो शक थे वो वापस जब रामगुप्त शासक बनता है तो प्रभावशाली हो जाते हैं। शक प्रभावशाली होते हैं, रामगुप्त को क्या करते हैं? पराजित कर देते हैं। रामगुप्त हारता है और रामगुप्त की एक पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव स्वामिनी। रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? तो रामगुप्त की जो पत्नी थी उसका नाम था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी थी, बड़ी सुंदर थी। सुंदर होने के कारण शकों के द्वारा रामगुप्त से इसकी पत्नी को मांगा जाता है और इसने क्या किया? अपनी पत्नी को शकों को देने के लिए स्वीकार कर लिया। इसने मान जाता है कि मैं अपनी पत्नी को आप किसको दे दूंगा? शकों को दे दूंगा। जब इस बात का पता चलता है आपके सामने चंद्रगुप्त सेकंड को इस बात का पता चलता है कि इन्होंने शकों की शर्त को क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। तो ये क्या करता है? यहाँ पर आता है और आकर शकों को पराजित करता है और रामगुप्त की हत्या कर देता है। और रामगुप्त की जो विधवा पत्नी थी उसका नाम था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामी यानी इसकी भाभी,
भाभी हो गई, बड़े भाई की पत्नी भाभी हो गई, भाभी के साथ इसमें विवाह कर लेता है। ठीक है, विवाह करने के बाद इनकी एक पुत्री होती है, इनकी एक पुत्री होती है। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। पुत्र होता है और दूसरी दो विवाह हुए थे चंद्रगुप्त, एक तो ध्रुवस्वामिनी के एक पुत्र हुआ था। ठीक है, और एक और विवाह हुआ था उसके इनकी प्रभावती गुप्त जो इनकी पुत्री हुई थी उसकी बात करेंगे हम कल की कक्षा में। तो हम पुनः एक बार फिर से बात करेंगे इनके विवाह से, पुनः एक बार फिर से बात करेंगे। तो ये था आपके सामने गुप्त वंश के समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार से भारतीय इतिहास और राजस्थान के इतिहास को निरंतर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।